मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की वीडियो लेकर आया हूं, जो हमारा चल रहा था सत्ता के नए केंद्र। उसमें हम लोग आसियान को पढ़ लिए थे। उसके बाद जो प्रमुख टॉपिक था क्या था, आज जो हमें पढ़ना है चीनी अर्थव्यवस्था। तो इसके पहले हम लोग 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ चुके थे। भारत इजराइल संबंध पढ़ चुके थे। तो ये जो टॉपिक है कि चीनी अर्थव्यवस्था क्या थी, नियंत्रित चीनी अर्थव्यवस्था और वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, या इस समय चीन की जो अर्थव्यवस्था का बहुत तेज़ी से उत्थान हुआ, क्या कारण थे, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोबारा जानना है कि क्वेश्चन क्या लिखना है कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था और नियंत्रित चीनी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, या चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें जानना है कि चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हम लोग यहाँ लिखा है वर्तमान अर्थव्यवस्था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो पहले जानना है कि चीन कब आज़ाद हुआ। तो चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ। चीन कब स्वतंत्र हुआ? तो 1949 में स्वतंत्र हुआ। और यहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखना पहले कि चीन कब आज़ाद हुआ। तो 1949 में स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के बाद वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। और जब चीन आज़ाद हुआ तो उस समय चीन में नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। अब नियंत्रित का मतलब क्या है कि बताना कि जब चीन आज़ाद हुआ था तो चीन में नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें छोटे बड़े सभी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। तो पहला पॉइंट बताना है कि जब चीन आज़ाद हुआ तो चीन में नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और चीन में छोटे बड़े सभी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। तो पहला बताना है कि सभी छोटे और बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, दोबारा सुनना है कि चीन कब आज़ाद हुआ। तो 1949 में आज़ाद हुआ, और जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पे कौन सी सरकार स्थापित की गई? साम्यवादी सरकार स्थापित की गई। और जब चीन आज़ाद हुआ तो उस समय वहाँ पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। क्या मतलब कि चीन के सभी छोटे बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। उत्पादन और वितरण भी सरकार की मर्जी से होता था। तो दूसरा पॉइंट बताना है क्या कि उत्पादन और वितरण सरकार के अनुसार होता था। उत्पादन और वितरण सरकार के अनुसार होता था। ठीक है, दोबारा सुनना है कि अनुसार होता था। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि जितना चीनी सरकार चाहती थी उतना ही उत्पादन होता था और उतना ही वितरण, मतलब उसका बेचा जाता था। दोबारा सुनना है कि चीन में सभी छोटे बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था। उत्पादन और वितरण सरकार के अनुसार होता था कि क्या बनाना है, कितना बेचना है, जो सरकार चाहती वैसा ही होता। फिर बताना है कि चीन में, तीसरा पॉइंट बताना है कि चीन में विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव था। विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव था। ठीक, अभाव था। क्या मतलब कि जब चीन आज़ाद हुआ था तो चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर था। यही कारण है कि चीन ने आयात प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को अपनाया। मतलब जिन वस्तुओं का वो आयात करता था, उन वस्तुओं का वो खुद निर्माण करने लगा। तो यहाँ बताना है कि चीन में विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव था, इसलिए चीन ने आयात प्रतिस्थापन को अपनाया। अब इसको ध्यान रखना है, अभी व्याख्या करना है। आयात प्रतिस्थापन को अपनाया। ठीक, अब आयात प्रतिस्थापन क्या है इसकी मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ, ये आपको अपने से लिखना है कि हमने कहा कि चीन में विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव था, इसलिए चीन ने आयात प्रतिस्थापन को अपनाया। अर्थात वहाँ व्याख्या करके लिखेंगे कि चीन जिन वस्तुओं का आयात करता था, अर्थात जिन वस्तुओं को खरीदता था, अब उन वस्तुओं का खुद अपने देश में निर्माण करने लगा।
तो आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि चीन जिन वस्तुओं का पहले आयात करता था अब उन वस्तुओं का खुद निर्माण करने लगा। ठीक, अब इससे हुआ क्या कि चीन का विकास तो हुआ, चीन का विकास तो हुआ लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ। तो चीन का विकास तो हुआ लेकिन धीमी गति से हुआ, लेकिन धीमी गति से। क्या मतलब कि चीन का विकास तो हुआ लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ। लगभग 3 से 4 या 3 से 5% के बीच में उसका विकास हुआ। और फिर बताना है कि इसके कारण चीन में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई। प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई? कम हो गई। ठीक, तो बताना इस तरह से है कि चीन में विकास तो हुआ लेकिन बहुत धीमी गति से, अर्थात 3 से 5% के बीच हुआ, और जिस कारण से चीन में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई। तो इस तरह से चीन के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आई। तब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम किया या कुछ नीतियां अपनाया जो निम्नलिखित हैं। तो ये हमने पॉइंट क्या पढ़ लिया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था के 5 पॉइंट थे। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि नियंत्रित चीनी अर्थव्यवस्था क्या थी, तो यही 5 पॉइंट व्याख्या करना है। अब बताना है कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब बताना है हमें वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था। तो अब याद रखना है कि चीन ने क्या किया, जब उसकी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से नहीं बढ़ रही थी तब उसने 1972 में चीन के साथ अपने राजनीतिक आर्थिक संबंध बनाने शुरू किए। अब जब संबंध बनाने शुरू किए तब याद रखना है कि प्रश्न इसमें पहला पॉइंट बताना है कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित किए, अमेरिका से संबंध स्थापित किए। और किस प्रकार के संबंध? तो राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे संबंध स्थापित किए। फिर दूसरा पॉइंट है कि चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खुले द्वार की नीति अपनाई। तो प्रश्न कभी भी आ जाए कि खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो 1978 में। इसका मतलब क्या था कि चीन ने यह कह दिया कि अब कोई भी देश हमारे यहाँ आकर के सामान बेच सकता है और हम भी किसी देश में सामान जाकर के बेच सकते हैं। तो फिलहाल में खुले द्वार की नीति कि हमारे यहाँ कोई भी देश आकर के निवेश करे, कंपनी लगा सके। तो प्रश्न आएगा कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो याद रखना कि 1978 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि चीन ने 1982 में कृषि का, मतलब खेती का निजीकरण कर दिया। ठीक, कृषि का क्या कर दिया? निजीकरण। ठीक, खेती का क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया। ठीक है, निजीकरण कर दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि चीन ने कृषि का या खेती का निजीकरण कब किया, तो 1982 में। और उद्योगों का 1998 में निजीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया। ठीक, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि कब क्या किया, कब क्या अपनाया। तो इस तरह से चीन ने क्या किया, उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। कब? 1998 में। इस तरह से चीन का बहुत तेज़ी से विकास हुआ और इस गति से विकास हुआ कि वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और हो सकता है आने वाले कुछ समय में चीन विश्व की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नीतियां अपनाई और इसके साथ साथ चीन ने सेज की स्थापना की। सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अर्थात सेज, अगर प्रश्न आ जाए कि सेज क्या है, तो सेज ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चीन ने अपने यहाँ कुछ विशेष लोगों को या विशेष कंपनियों को आने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जहाँ उनको कुछ रियायत दी जाए, कुछ सुविधाएं दी जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंपनियां आए। तो याद रखना कि चीन ने क्या किया, सेज की
स्थापना की। ठीक, सेज की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ाना। और नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि 2001 में चीन WTO में शामिल हो गया। ठीक, चीन WTO में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक, याद रखना, एक प्रश्न आ सकता है कि चीन WTO में कब शामिल हुआ, तो याद रखना कि WTO में चीन कब शामिल हुआ, 2001 में। अब इससे क्या हुआ कि वो सारे नियम कानून चीन में भी लागू होंगे और चीन दूसरे देशों में भी सामान को बेच सकता है, कोई भी देश मना नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था अपनाया और इनकी वजह से चीन का विकास बहुत तेज़ी से हुआ और इस तरह से चीनी अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक, तो इस तरह से वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था और नियंत्रित चीनी अर्थव्यवस्था क्या थी, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6 नंबर में आए, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, किसी में भी आए, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार रखना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।